सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों का ये ख्वाब होता है कि वो अमेरिकन सिटीज़न बन सकें, लेकिन इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजरना और फिर उसमें कामयाब होना एक इंतहाई मुश्किल मरहला होता है और बहुत से नौजवान इस मरहले में कामयाब भी नहीं हो पाते। आज के इस एपिसोड में हम इसी हवाले से आपको बताएंगे कि वो क्या प्रोसेस हो सकता है और किस तरह से आप अमेरिकन इमिग्रेशन में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा जब दूसरी बार सदर मुंतखब हुए तो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से क्या कुछ तब्दीलियाँ वो लाना चाहते हैं। आइए जानते हैं मोहम्मद आतिफ से। एक अंदाजे के मुताबिक अब भी अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन है और मजीद सरहद पार करके यहाँ आने की उम्मीद रखते हैं। क्लॉडिया हर्नांडेज एक बच्चे के तौर पर यहाँ आई थी और बहुत से दूसरों की तरह उन्हें लगता है कि वो अमरीकी हैं। more than half of my life and I respect the United States. This is my country. दूसरी मुद्दत सदारत की शुरुआत के चंद ही दिन में सदर ओबामा ने इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली के लिए काम शुरू कर दिया है। अपने 5वें स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि वो इमिग्रेशन इस्लाहात के लिए तेजी से काम करे। Our economy is stronger. हमारी मईशत मजबूत हुई है जब हमने तारिकीन वतन की सलाहियत और जहानत से फ़ायदा हासिल किया है और इस वक्त कारोबारी तंजीमों, मजदूर तंजीमों, लॉ इन्फोर्समेंट और बैनुल अकायद तंजीमों के रहनुमा इससे मुत्तफिक हैं कि एक जामा इमिग्रेशन इस्लाहात बिल मंजूर करने का वक्त आ चुका है। यही वक्त है कि ये बिल पास किया जाए। अमरीकी कांग्रेस ने पहले ही इस मामले पर हियरिंग्स शुरू कर दी हैं और सेनेटर्स पर मबनी दोनों बड़ी जमातों के एक ग्रुप, जिसमें साबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार जॉन मैकेन शामिल हैं, ने अपना एक मंसूबा पेश किया है। हम बहुत अरसे से इन लोगों से अपने लॉन की घास कटवा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करवा रहे हैं, घर साफ करवा रहे हैं और यहाँ तक कि अपने बच्चों की देखभाल भी करवा रहे हैं, लेकिन इन्हें वो फवायद नहीं दे रहे जो हमारे मुल्क को अजीम बनाते हैं। बायपार्टिजन प्लान सरहद के सख्त कंट्रोल के साथ साथ शहरियत के हुसूल की राह हमवार करने की मंसूबाबंदी का तकाजा करता है। सदर ओबामा का भी यही इसरार है। जिम गिलक्रिस्ट फिक्रमंद हैं। वो मिनटमैन प्रोजेक्ट के बानी हैं। ये एक शहरी ग्रुप है जो बॉर्डर की हिफाजत करने में मदद देता है। अगर हम 1 से सवा करोड़ अफराद को माफ़ी देने जा रहे हैं जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर आए, तो दर हकीकत हम 3 करोड़ अफराद को माफ़ी देने जा रहे हैं जो अगली चंद दिहाइयों के दौरान इनकी पैरवी करके यहाँ आएंगे। दीगर समाजी कारकुनों और कानून साजों का कहना है कि सरहदों को महफूज बनाने के लिए तजावीज़ इतनी नतीजा खेज नहीं है। अगरचे अमेरिका इमिग्रेशन का कानून नाफिज करने पर दीगर तमाम विफाकी कवानीन के नफाज के मुकाबले में ज्यादा पैसा खर्च करता है। दूसरी तरफ सदर ओबामा और कांग्रेस दोनों पर दबाव है। जेनेट मर्गवे अमरीकी हिस्पानवी शहरी हुकूक की सबसे बड़ी तंजीम की सरबराह हैं। हकीकत यह है कि इंतखाबात के दिन हिस्पानवी और लातीनी वोटरों के जहनों में मईशत का मसला था, लेकिन उनके दिलों में इमिग्रेशन इस्लाहात का सवाल था। रिपब्लिकन पार्टी भी इमिग्रेशन इस्लाहात की हामी है, लेकिन उसका मुतालबा है कि मौजूदा कवानीन का सख्ती से इत्तलाक किया जाए। अमेरिकन इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजरना, ग्रीन कार्ड हासिल करना और अमेरिकन सिटीजन बनना, पाकिस्तानी इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। मैं क्यों पाकिस्तान से बाहर जाऊँ? ये मुल्क, इसमें मैं पैदा हुआ हूँ, इसी मुल्क की मिट्टी में मुझे दफन होना है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि दूसरे मुल्क में जाके अगर आप अपना नाम बनाते हो तो आपके मुल्क को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। डेफिनेटली अवेल करूँगा, ठीक है, अगर तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसमें ये होता है कि अगर आप हायर स्टडी आपके मेरिट पे नंबर आते हैं तो पीछे से पहचान किस चीज़ की होती है? आप पाकिस्तानी हैं। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अमेरिका जाने के लिए तो डेफिनेटली आई वुड अवेल, क्योंकि मुझे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना ही है कहीं ना कहीं पे। उनकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, इतना वर्क परमिट तो बुलाते नहीं है पाकिस्तानियों को, ठीक है, स्टूडेंट वीज़े पे बुलाएंगे, टाइम होता है, वर्क आवर्स होते हैं थोड़े से, ठीक है, उसमें मैं खुद का पूरा करूं या फिर स्टडी का पूरा करूं। और इस ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक इमिग्रेशन लॉयर से जो अमेरिकन इमिग्रेशन के हवाले से आपको देंगे कुछ आसान तरीन टिप्स। अमेरिकन इमिग्रेशन ना सिर्फ सुनने में मुश्किल लगता है बल्कि ये इंतहाई पेचीदा मरहला भी होता है। आपकी मुलाकात करवाते हैं कैसे पाकिस्तानी लॉयर से जो कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट तो हैं ही, वो आपको यहाँ तक पहुँचने के और इस प्रोसेस को आसान से आसान बनाने के तरीक़े बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर इमिग्रेशन लॉयर खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।
खालिद साहब, इमिग्रेशन का जब नाम लिया जाता है तो पहले ही जहन में जो एक सवाल आता है वो ये कि ये इतनी मुश्किल, इतना बड़ा हवा होगा जिसको समझना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो आखिर इस प्रोसीजर को इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है? बात यह है कि कॉम्प्लिकेशंस तो इमिग्रेशन, अगर आप यहाँ पे कहें ना कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉ कौन सा है, तो कुछ मोस्टली लोग एग्री होंगे कि इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन से दिस। अब जो यहाँ पे लोग आना चाह रहे हैं ग्रीन कार्ड के लिए, मोस्टली जो लोग आते हैं वो या तो आते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्पॉन्सरशिप पे और या आते हैं फैमिली बेस्ड स्पॉन्सरशिप पे। अब फैमिली में लोग स्पाउस स्पॉन्सर करता है, पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आप यूएस सिटीज़न हैं। आगे जो यूएस सिटीज़न है अपने मैरिड बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि रिश्ता क्या है, उस हिसाब से टाइम लगता है। कोई 6 महीने से 10 साल भी लगते हैं। जैसे अगर यूएस सिटीज़न अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करता है तो 8 से 10 महीने लगते हैं। अगर ये यूएस सिटीज़न अपने बहन भाइयों को स्पॉन्सर करता है तो 9-10 साल भी लग जाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट बेस पे भी ऐसे ही है कि एम्प्लॉयमेंट बेस पे एक तो इमिग्रेंट वीज़े हैं, एक नॉन इमिग्रेंट वीज़े हैं। इमिग्रेंट वीज़े यूजुअली स्किल्ड वर्कर के लिए, हायर एजुकेशन मास्टर डिग्री के लिए हैं। इसमें भी अगर किसी के पास मास्टर डिग्री है और यहाँ पे जॉब ऑफ़र है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह को है, तो आप 1-2 सालों में भी आ सकते हैं। अगर लो स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर हैं, जैसे हम कहते हैं जी ऑटो मैकेनिक है या बुचर है, कोई टेलर है, 5 साल यूजुअली लगते हैं ग्रीन कार्ड पे आने के लिए। उसके बाद H1B वीज़ा है, जैसे लोग स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज के कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए जॉब ऑफ़र होती है, H1B मिल जाता है, तो उस पे आप कोई मैक्सिमम 6 साल यहाँ पे रह सकते हैं। तो बेसिक जो लोग हैं ना वो आते हैं या एम्प्लॉयमेंट बेस पे या फैमिली स्पॉन्सर पे। एक और चीज़ है, उसे कहते हैं इन्वेस्टर वीज़ा। अगर आप यहाँ पे कोई पैसे इन्वेस्ट करें, कोई बिज़नेस खोलें, लेट्स सपोज कि आपके पास पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके पास $1.5 लाख है, आप कहते हैं जी मैंने वहाँ पे $1.5 लाख में एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर ख़रीदना है, विच यू कैन डू इट। तो उस ग्रोसरी स्टोर की बेस पे आप और आपकी फैमिली यहाँ पे आ सकते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़े के साथ, जो हर 3 साल बाद रिन्यू करते रहते हैं। अगर आपके पास कोई $5 लाख से $500,000 से ज़्यादा है तो आप एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर यहाँ पे इन्वेस्टर वीज़े पे आ सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जिस पे लोग पाकिस्तान से यहाँ पे एज अ इमिग्रेंट या नॉन इमिग्रेंट आ सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो अमरीकी सदर ओबामा हैं, उनका इमिग्रेशन के हवाले से पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस वो चाहते हैं, वो नई चेंजेस क्या हो सकती हैं? जो ओबामा की प्रपोजल है, ये अभी सिर्फ प्रपोजल है, तो अभी ये लॉ बना नहीं, बट देयर इज़ वेरी गुड चांस कि बन जाएगा। To mend our nation's immigration policy, to make it more fair, more efficient, and more just, specifically for certain young people, sometimes called dreamers. वो ये कहता है कि 11 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पे इलीगल हैं, और लास्ट टाइम जो इन्होंने कोई इस किस्म की एमनेस्टी आई थी 1986 में आई थी। उन्होंने कहा था जी ये जो फार्म्स और ये ज़मीनों पे जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं इनको ग्रीन कार्ड दे दो। अब 12-13 साल के बाद दोबारा इस पे बात कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तानियों को ये फ़ायदा हो सकता है, हमारे यंग लोगों को। पहले 2 किस्म की कैटेगरीज हैं पाकिस्तानी में। एक वो हैं जो यहाँ पे रहते हैं, अगर यहाँ पे रहते हैं या वो स्टूडेंट होंगे या H1B पे होंगे या वो इलीगल होंगे। यूजुअली होता ये कि जब ये लॉ बनाते हैं, कहते हैं कि इस लॉ से पहले जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको हम स्टेटस देते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट ग्रीन कार्ड दे रहे हैं। ओबामा ने तो कहा जी पैथ टू सिटीजनशिप, कि इनको ग्रीन कार्ड दो और फिर वो ये सिटीज़न बन जाएंगे। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, जो प्रपोज़ल है कि ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं फेडरल इमिग्रेशन के साथ, फिर इनका बैकग्राउंड चेक होगा। दे वांट टू मेक श्योर कि इनका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, और बैकग्राउंड चेक में ये चेक करेंगे कि इनका यहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड वो जो है वो कहते हैं जो कि सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, छोटे मोटे कोई बात नहीं, सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं ये कि फ़ाइन पे करें, फ़ाइन का भी पता नहीं है लेकिन इसका ना भी नॉट बिग अमाउंट। उसके बाद वो कहेंगे ये टैक्स फाइल करें,
कि अगर इलीगल लोग हैं कि अगर इन्होंने पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और टैक्स फाइल नहीं किया तो टैक्स फाइल करो पिछला। अगर कोई बंदा लीगल है तो उसके लिए भी ऑप्शन होगी कि लेट्स सपोज एक बंदा स्टूडेंट वीज़े पे आया हुआ है और रह रहा है यहाँ पे 5 सालों से, उसके लिए भी ऑप्शन होगी कि ही कैन गेट एडजस्टेड के अपना एडजस्टमेंट स्टेटस यहाँ पे कर ले। इट कैन बी बिटवीन 3 to 7 or 8 ईयर जब ग्रीन कार्ड पूरा उनको मिलेगा। लेकिन होगा ये इलीगल का फ़ायदा जो यहाँ पे रह रहे हैं कि फ़ौरन ही उनको वर्क परमिट मिल जाएंगे, उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि वो वापस जाके अपनी फैमिली से मिल सकें, यहाँ पे लीगली काम कर सकें। ये तो है जो लोग यहाँ पे हैं उनका फ़ायदा। अब जो लोग पाकिस्तान हैं उनका इसमें क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में लोगों का ये फ़ायदा होगा कि इसमें सिर्फ वो ये नहीं कर रहे कि जो लोग एमनेस्टी दे दो, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि लोग दोबारा इलीगल आने का जी हम बॉर्डर क्रॉस करें और ओवरस्टे करें विजिटर वीज़ा पे, ये ट्रेंड वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये ट्रेंड तभी ख़त्म होगा कि अगर हम कोई ऐसा लीगल तरीका निकालें कि जिन एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेट्स सपोज एक पाकिस्तानी का ग्रोसरी स्टोर है और वो हलाल मीट बेचता है और उसको बुचर चाहिए। मोस्टली यहाँ पे लोग बुचर एज अ बुचर काम नहीं करना चाहते। वो पाकिस्तान से कोई बुचर है जिसको बुलाना चाहता है, आजकल जो लॉ है उसके हिसाब से 5-6 साल लगेंगे। अब वो ये चेंज करना चाह रहे हैं कि इसको इमीडिएटली वो बुचर अवेलेबल हो, इसलिए इसमें एक गेस्ट वर्कर प्रोग्राम जो है ना उसकी प्रपोज़ल है। गेस्ट वर्कर प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान से लोग 3-4 महीने के अंदर यहाँ पे आ सकते हैं और टेम्परेरीली यहाँ से काम कर सकते हैं। इसके साथ वो ये भी कर रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े स्किल्ड लोग हैं, कि अगर उनके पास मास्टर डिग्री और बियॉन्ड है और वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, वो यहीं पे रह के अपना ग्रीन कार्ड भी करवा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं अगर उनको जॉब ऑफ़र हो। अच्छा, एक अहम चीज़ वो ये कि जब पाकिस्तान में लोग रहते हैं तो वैसे तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में मूव कर सकें। तो आपने वैसे तो बहुत अच्छा इस हवाले से ब्रीफ भी किया है हमें। वो लोग जो कि वैसे फैमिलीज़ के साथ इमिग्रेशन करना चाहते हों किसी और मुल्क, और अगर वो चाहते हों कि अमेरिका में वो शिफ्ट हों, तो क्या इसका भी कोई प्रोसीजर मौजूद है? पहले एक था जिसे हम लॉटरी सिस्टम कहते हैं, वो इवेंचुअली उन्होंने पाकिस्तान का बंद कर दिया, तो अब वो लॉटरी सिस्टम तो नहीं है। अब अगर पाकिस्तान में एक फैमिली है और वो चाहते हैं जी हम अमेरिका मूव हो जाएं, तो उसका वही है जो भी मैंने बताया कि यहाँ तो लेट्स सपोज कि एक फैमिली है, उनका यहाँ पे कोई सिबलिंग भाई बहन है, वो उनको स्पॉन्सर करें जो यूएस सिटीज़न है, तो उनको टाइम लगेगा 9-10 साल आने में। अगर ये नया लॉ अप्रूव हो जाता है तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी वो जो 9-10 साल का टाइम है ना वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर वीज़ा है ना, दैट्स गोना बी अ गुड ऑप्शन कि इन्वेस्टर वीज़ा अगर आप 100,000 या प्लस कोई पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पे किसी किस्म का बिज़नेस ख़रीदते हैं, तो फिर आपकी पूरी फैमिली, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, यूजली जो 21 साल से छोटे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो यहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमेरिका हो या पाकिस्तान, टैक्सीज़ में तो आपने बहुत सफ़र किया होगा, लेकिन अमेरिका में आने के बाद एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे भी बहुत महसूस हुई वो ये कि बहुत से अपनों, बहुत से पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात इसी टैक्सी में होती रही है। एक ऐसे ही पाकिस्तानी जो कई सालों पहले पाकिस्तान के शहर लाहौर से यहाँ पर आए और अभी तक यहाँ रह रहे हैं। किस तरह से इमिग्रेशन के एक मुश्किल तरीन मरहले से ये गुजरे और अब ये यहाँ पर US सिटीज़न है। आइए जानते हैं। फ़ारूक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस टैक्सी में बिठाने का भी और हमसे बात करने का भी। शुक्रिया आपका भी, आपने टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप 80s में यहाँ पर आए थे, आपने कई साल यहाँ इस ज़िंदगी की अपनी अमेरिका को दिए हैं। कितना मुश्किल था पाकिस्तान जैसे मुल्क को छोड़ के अमेरिका में आना और फिर यहाँ पर आकर रुक जाना? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसे हालात में यहाँ आना एक अमेरिका जैसे शहर में आना एक किस्मत वाली बात है कि यहाँ पर आना आसान तो नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद हर आदमी कहीं भी जाए लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर होती हैं। तो अमेरिका जैसे शहर में आने के बाद और इस मुल्क में कुछ मुश्किलात ज़रूर होती हैं शुरू में, लेकिन उसको फेस करने के लिए कम से कम हौसले की बात है, उसमें भाग जाने की बात नहीं है, उसके साथ
फेस की है, रहें यहाँ पे, और जिस किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हुई है उसको फेस किया है। लेकिन कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, इमिग्रेशन की ज़्यादातर जो बात है उसके लिए एक प्रोसेस से हम गुजरे थे, तो अल्लाह ताला ने उसमें जो हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि ग्रीन कार्ड से सिटीज़न, और उसमें उतनी मुश्किल नहीं आई। लेकिन एक प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो प्रोवाइड की है हमने उन्हें। तो जब आपकी वो पेपर वगैरह कंप्लीट हैं तो उसके बाद कोई मसला नहीं है, लेकिन वो प्रूफ मांगते हैं, हमें ये प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ चाहिए। जब आपके पेपर कंप्लीट हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वेट क्या वेट कर सकते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, क्योंकि वो उनकी एक एविडेंस को देखते हैं, फिर आपका रिकॉर्ड देखते हैं, आपकी लिविंग यहाँ पे देखते हैं कैसे गुजारी है। उसके लिए हो सकता है इनकी जो एजेंसीज़ हैं वो चेक करती हों। तो जब सारा प्रोसेस हो जाता है, जब वो क्लियरेंस आती है, तो उसके बाद कोई मसला नहीं रहता। लेकिन अगर कोई मसले की बात है तो शुरू में बिगनिंग आपकी ज़रूर होगी, वो किसी ना किसी मसले में, आपके रहने के मसले में, लोगों के मिलने में। जब मैं आया था उस वक्त यहाँ पर बहुत कम पाकिस्तानी थे, देखने को नहीं मिलते थे, और जब हम देखते थे किसी को तो बहुत खुश होते थे, ये उस वक्त की बात है। लेकिन इमिग्रेशन का मसला शुरू से ही वो किसी भी मुल्क में वो थोड़ा सा रहा है, तो लेकिन उसके लिए भी पेशेंट और सब्र के साथ अगर आप रह सकते हैं तो मेरा ख्याल में इतना कोई मसला नहीं है। फारूक साहब, आप पिछले कई सालों से यहाँ पर मौजूद हैं। आपके ज़माने में शायद उस तरह की सहूलतें पाकिस्तान में नहीं होंगी, इसलिए शायद नौजवान प्रेफर करते होंगे अमेरिका आना। लेकिन आजकल के दौर में क्या नौजवानों की प्रेफरेंस ही नहीं है कि वो पाकिस्तान में रह के कुछ कर सकें? चूँकि दुनिया इतनी एडवांस है कि मेरे ख्याल में एक नई टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके हिसाब से नौजवान जो हैं वो चाहते हैं कि हम मज़ीद से मज़ीद जो है तालीम हासिल करें, ऐसी स्टडी करें जिसके लिए हम यहाँ पर मेहनत करके, यहाँ पर उसको हासिल करके और पाकिस्तान में जाके मेहनत कर सकें। अगर तो इस तरह की कोई चीज़ उनके जहन में है तो मेरे ख्याल में वेल एंड गुड, आए यहाँ पर पढ़ें और अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए अगर वापस जाना चाहें तो मेरा ख्याल में वो बेहतर है। तो बेहतरी यही है कि अगर कोई एमरजेंसी नहीं है, कोई इस तरह की उनके पास कोई नहीं है, किसी से पैसा ना लें, किसी से कर्ज़ ना उठाएं, कोई पैसा लेके आपको अमेरिका जैसे मुल्क में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, अगर आपने अपने दोस्तों को, पेरेंट्स को, किसी को तंग करके और फिर यहाँ पर आके पढ़ने का बहाना बना के आना है और फिर यहाँ सेटल होने की कोशिश करनी है और उनके पैसे लगवा के, मकान बेचवा के अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये फ़ैसला गलत है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप वहाँ पर रह के करोड़ों, 18 करोड़ वहाँ पर रह रहे हैं, मेरे ख्याल में वो खा रहे हैं जैसा भी हमारा मुल्क है, लेकिन वहाँ पर चल रहा है सिस्टम। लेकिन आप में टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हैं और आप कुछ दिखाना चाहते हैं, आपके लिए इमिग्रेशन का मसला यहाँ पर आने का, पढ़ने का ईजी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर उसमें मुश्किल आते हैं तो मेरा ख्याल में रहने दें। अगर आपके बग़ैर पैसा लगाए आपका यहाँ पर आना बनता है तो ज़रूर आएँ, लेकिन करोड़ों लाखों लगा के एजेंट के ज़रिए या किसी और के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए यहाँ आने की कोशिश ना करें प्लीज़, इसलिए कि फिर आपके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, प्रोसेसिंग में मुश्किल होगी, इमिग्रेशन आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो बेहतर है कि आप आसानी देखें, मुश्किल में ना जाएं। ये मेरी एडवाइस है आने वालों के लिए और जिन पढ़ने वालों के लिए भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने का एक और तरीका यहाँ का वीज़ा लॉटरी सिस्टम भी है। पाकिस्तानियों के लिए ये लॉटरी सिस्टम बंद कर दिया गया है, लेकिन ताबिंदा नईम आपको मिलवा रही हैं एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की से जो ये लॉटरी जीत कर सऊदी अरब से अमेरिका पहुँची हैं। में अमेरिका में 8 मिलियन यानी 80 लाख नए तारकीन वतन दाखिल हुए थे। 2013 में भी इतने ही नए अफराद अमेरिका आएंगे, लेकिन इनमें से 55,000 अफराद वो होंगे जो लॉटरी वीज़ा या डाइवर्सिटी वीज़ा जीतकर अमेरिका पहुंचेंगे। ग्रीन कार्ड लॉटरी के लिए उन मुल्कों से इमिग्रेशन की हौसला अफजाई की जाती है जहां से अमेरिका आकर बसने वाले तारकीन वतन की तादाद एक खास हद से ज़्यादा नहीं हुई और जहां से गुज़श्ता 5 सालों में 50,000 से ज़ायद अफराद अब तक आकर अमेरिका में आबाद नहीं हुए। पाकिस्तान से गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी अमेरिका में आकर आबाद हो चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान अब इस वीज़ा लॉटरी में हिस्सा लेने का अहल नहीं रहा। लेकिन इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सहर सुहेल फारूकी से। इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। ये वहाँ से यहाँ कैसे आई हैं इस वीज़ा लॉटरी को जीत कर, आइए इनसे पूछते हैं। एक्चुअली मैं
हूँ तो पाकिस्तानी, लेकिन मैं सऊदीया में पैदा हुई हूँ, जद्दा रियाद में। तो रहती मैं जद्दा में थी और मैंने वहाँ पे 2006 में जो था लॉटरी में मैंने एंट्रेंस की थी विया एक वेबसाइट के थ्रू। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपसे थोड़े से पैसे लेंगे, हम आपका नाम डाल देंगे और अगले 10 सालों तक आपका नाम डालते रहेंगे जब तक कि आप विन नहीं करती। नाम मेरा डाला था 2006 में एंड आई वन द लॉटरी इन 2011। फ़र्क क्या आया इससे आपकी ज़िंदगी में? It was unbelievable. मुझे honestly speaking, I mean I'm telling you absolutely truthfully कि मैं थोड़ा सा भूल भी गई थी इस बारे में, बिकॉज मेरी जॉब और लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई थी जॉब के बाद कि मेरे पास मुझे नहीं याद रहा कि मैंने इसमें एंट्रेंस की थी। और अचानक एक दिन मेरे पास ईमेल आई कि हम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वेबसाइट की तरफ से और आप हमें फ़ोन नंबर दें अपना। तो मैंने उनको दे दिया, इट वाज डिफरेंट ईमेल, सो आई गेव देम। और अगले दिन ही उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा यू वन द लॉटरी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू नो यू गेट दोस स्कैम ईमेल्स और वो कि आप यू वन $1 million एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स कि ये इट्स जस्ट अ लाई। तो मेरा रिएक्शन लिटरली वाज जस्ट लाइक ओके। सो तो उस औरत को अंदाज़ा हो गया कि मैं बिलीव नहीं कर रही उसे। तो शी गेव मी द ओरिजिनल गवर्नमेंट वेबसाइट और देयर इज़ अ स्पेसिफिक एंट्रेंस स्टेटस चेक नंबर दैट यू आर सपोज्ड टू हैव। तो अगर आप खुद एंट्री करते हैं अपनी तो आपके पास आता है। क्योंकि मैं एंट्री नहीं कर रही थी, वो नंबर मेरे पास नहीं था, वो उनके पास था। उन्होंने वो मुझे नंबर प्रोवाइड किया, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एंटर किया एंड आई सॉ माय ऑफिशियल विनर नोटिफिकेशन लेटर। तो आपकी फैमिली के और भी कुछ लोगों को इस तरह का कोई वीज़ा लॉटरी पहले मिल चुका है या आप अकेली आई हैं अपने घर से यहाँ? एक्चुअली इंटरेस्टिंगली मेरे साथ साथ मेरे ही इसी साल में 2011 में मेरे सगे चचा हैं, वो बेलग्रेड होते हैं सर्बिया। He also won the lottery. He is entire family actually. और वो भी मेरे साथ साथ जो हैं वो आए, वो जॉर्जिया अटलांटा होते हैं। तो और पाकिस्तानी कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? उनकी हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए कुछ बताइए। Officially on the actual US government website it is free. आप फ्री एंट्री कर सकते हैं, हर साल आप कर सकते हैं अपनी एंट्री। जिनकी लॉटरी शुरू होती है अक्टूबर 2 से नवंबर 3 तक, 1 महीना रहती है। आप एक दफ़ा ऑब्वियसली यू हैव टू एंटर, बट यू कैन डू इट फॉर फ्री एवरी ईयर। और अगर आप चाहें तो उनकी वेबसाइट है गवर्नमेंट की www.travel.state.gov और वहाँ पे डाइवर्सिटी वीज़ा की ऑप्शन है और आप वहाँ जाके एंटर कर सकते हैं। हर साल मई में लॉटरी निकलती है। मेरा केस कुछ ऐसे भी फ़र्क था 2011 में कि 22,000 विनर्स मई में निकले थे, बट दैट वाज अ कंप्यूटर ग्लिच। तो हमारी दोबारा से लॉटरी हुई थी अगस्त में एंड आई वन इन दैट लॉटरी, सो आई वाज आई थिंक डबल लकी इन दैट सेंस। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तानीज बोर्न इन कंट्रीज दैट आर एलिजिबल टू एंटर, सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप एलिजिबल नहीं हैं। 2002 से ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन चलाया जा रहा है। ग्रीन कार्ड लॉटरी की वेबसाइट www.dvlottery.state.gov है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में पैदा हुए जो इस लॉटरी प्रोग्राम में हिस्सा लेने का अहल है तो इस साल अक्टूबर में आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन से अमेरिकन सिटीज़न बनने तक का सफ़र कितना मुश्किल और इन मरहलों को समझ लेने के बाद कितना आसान हो सकता है, ये आज के इस एपिसोड से आप यकीनन समझ ही गए होंगे। अगले एपिसोड में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।